तो कैसे हो आप सब। मैं समीक्षा और मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ हमेशा एमएससी केमिस्ट्री की क्लासेस, जिसमें मैं पीडीएफ नोट्स, हैंड रिटन फ्री में नोट्स, कुछ बुक के भी, कि अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो आप मुझसे वो भी ले सकते हो। तो आपके रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको नीड होती है एमएससी में, वो सभी आपको एक ही जगह मिल जाता है। तो आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। इंस्टाग्राम या व्हाट्सअप की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी, वहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आपके टॉपिक पे आ जाते हैं। हार्मोनिक ऑसिलेटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड नेक्स्ट थिंग कि देखिए लॉन्ग में ही आता है ये, एमएससी में शॉर्ट में कभी भी नहीं आएगा। तो लॉन्ग का टॉपिक है तो आप सीधे सीधे समझ सकते हो कि भाई 10 से 15 नंबर का आपका एग्जाम में आना है, और अगर 10 से 15 नंबर का आना है तो हम उसे वेस्ट तो नहीं जाने देंगे, है ना। तो इसलिए आज मैं इस टॉपिक को आपको कराती हूँ। थ्योरी, हम थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, देखिए थोड़ा सा आपको ये लग सकता है कि भाई थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन है, बट जब आप 1 बाय 1 करोगे आपको इजीली समझ आ जाएगी, बहुत ज़्यादा टेंशन आपको नहीं रहेगी। ठीक है, आपको सिर्फ समझने की कोशिश करनी है, समझाने का काम मेरा है, बट कोशिश आप ही को करनी है। ठीक है, तो देखिए हार्मोनिक ऑसिलेटर, हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर अपना फिजिकल में भी किया है ना, जहाँ पे हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन करते, देखो यहाँ पे श्रोडिंगर भी आएगी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम करते थे, तो वहाँ पे भी हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात की थी, याद है आपको। ठीक है, या तो हम उस पोर्शन पे नहीं जाते क्योंकि अभी हमारा इसमें वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको ऐसा अनजाना सा ये फेस ना लगे, नाम ना लगे, इसलिए मैंने वो शेयर किया कि भाई हमने वहाँ पे पढ़ा है तो चिंता नहीं कीजिए, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। ठीक है, चलो थ्योरी पढ़ते हैं। द वाइब्रेशनल मोशन रिसेंबल द मोशन ऑब्जर्व फॉर अ बॉल अटैच टू अ स्प्रिंग। ठीक है, देखो हार्मोनिक ऑसिलेटर, इसमें हमें क्या करना है, मेनली हमें निकालनी है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले कोई टॉपिक आप सोचोगे कि मैम आपने हार्मोनिक ऑसिलेटर नेम ले दिया, बात आपने वाइब्रेशन मोशन की कर दी। तो क्यों की हमने ये बात इसलिए की है क्योंकि हार्मोनिक ऑसिलेटर का यूज़ करके कैसे हम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, वही हमें इस आंसर में लिखना है। ठीक है, या अब देखो पहले हम इस थ्योरी पे ना जाके मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगी बच्चों। या देखिए ये हमारा कोई भी एक वन इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये हमारा सेकंड है जिसे हम बी मानेंगे, इसे हमने थोड़ा सा स्ट्रेच किया, ये ए है ये बी है। ठीक है, अब मान लीजिए इस बॉक्स से ये स्प्रिंग अटैच है, ये क्या है, स्प्रिंग। अब हमने क्या किया, हमने इस स्प्रिंग को थोड़ा सा खींच लिया, तो ये स्प्रिंग देखो जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो वो वापस इस पोजीशन में आ जाएगी खींचने के बाद। ठीक है, क्योंकि आना तो उसे अपनी मेन पोजीशन में ही है, बट जैसे ही हम उसे खींचते तो वो थोड़ी लंबी हो जाती है। तो ये जो दूरी की गई है जिसे हम dx बोल देंगे या हम इसे fx बोल देंगे। ठीक है, तो मेनली दूरी को हम d से करते हैं ना, तो सॉरी d ही बोलेंगे हम इसको, यहाँ पे d ही बोलेंगे, ये याद करने का नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ समझने का है। तो dx यानी कि जितनी दूर तक हमने उसे खींचा और उसके बाद जब वो नॉर्मल पोजीशन पे आया, तो ये जो दूरी थी, डिस्टेंस जो था, उसको कैसे हम सर्च आउट करेंगे, उस पर कैसे हमारी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी थी, वो हमें इसमें समझना है। ठीक है, या उस पॉइंट को वहीं छोड़ दो, वो समझाने के लिए था। फॉर मीन्स हार्मोनिक ऑसिलेटर विच ओबे हुक्स लॉ। ठीक है, हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है वो आपका हुक्स के लॉ को फॉलो करता है बहुत अच्छे से। तो अगर आपको हुक्स लॉ पता है तो आपको ये कहीं ना कहीं समझ आ जाएगा, बट जिन बच्चों को नहीं पता उन्हें मैं बता देती हूँ हुक्स लॉ क्या होता है। ठीक है, तो शॉर्ट में समझा देती हूँ। इनका कहना भी वही था जो भी मैंने स्प्रिंग बताई, कि जब हम एक बॉक्स को स्प्रिंग से कनेक्ट करते हैं और जितने टाइम में वो स्प्रिंग दूरी तय करती है और वापस अपने मेन पॉइंट पे आ जाती है, वो आपका फोर्स के इक्वल होता है। ये इस चीज़ को वो कहना चाह रहे हैं। ठीक है, या कि जो फोर्स हमने लगाया उसके बाद उसने जितनी दूरी तय की, सॉरी dx या fx, इसे आप kx भी लिख सकते हो, बहुत जगह आपको kx भी लिखा हुआ आएगा, हम उस पॉइंट में नहीं आएंगे, यहाँ पे हम सिर्फ मानने के उस पे चल रहे हैं। ठीक है, तो हुक्स लॉ का पोर्शन ये था। ठीक है, या तो हुक्स लॉ समझ आ गया कि भाई हुक्स लॉ को ये फॉलो करता है, कैसे फॉलो करता है वो चीज़ें अभी हमें थ्योरी में देखनी है। देखिए, द फोर्स स्प्रिंग एक्सर्ट ऑन द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना। इसे मैं बना के ही छोड़ देती हूँ कि आपको दिक्कत ना रहे। ए बी
स्प्रिंग कनेक्ट की, यहाँ पे इसका एंड पॉइंट आ गया। अब हमने स्प्रिंग पे थोड़ा फोर्स लगाया, उसे खींचा, तो यहाँ पे इसका एंड पॉइंट आ गया। तो ये क्या हो गई, डिस्टेंस, ठीक है, dx हम इसे मान लेंगे। तो ये इसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लगाया हुआ फोर्स इस दूरी के, फोर्स F किसके, दूरी dx लिख दो, या इसे kx भी हम बहुत जगह लिख सकते हैं, या fx भी आप मान लो, है ना। f हम यहाँ क्या मानेंगे, डिनोमिनेटर मानेंगे, ठीक है। तो ये जो दूरी इसने तय की वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है, क्योंकि ये उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो जितनी देर में वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आता है, वो जो टाइम है, वो जो दूरी है, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फोर्स के, ठीक है। देखो हुक्स लॉ रिलेटेड टू द रीस्टोरिंग फोर्स, है ना, रीस्टोर होके वापस अपनी पोजीशन पे ही तो आया है। तो F इज इक्वल टू AS, यहाँ पे मैंने लिखा है ये K, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ K इज इक्वल टू F, ठीक है, कुछ भी मान लेना, ये सिर्फ हमने सपोज करा है, तो मैंने F से ये बताया है, ठीक है। या यहाँ पे मैंने बहुत जगह लिखा है कि K इज इक्वल टू फोर्स कांस्टेंट भी होता है और F इज इक्वल टू भी फोर्स कांस्टेंट होता है। तो मैंने कि बच्चे कंफ्यूज ना हो इसलिए K ना लिख के सीधा F लिख दिया, सो दैट कि आपको पता रहे F इज इक्वल टू फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। तो F इज इक्वल टू, थ्योरी यही तो कह रही थी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस इज रिक्वायर बाय अ स्प्रिंग, ठीक है, या डिस्टेंस इज कवर बाय अ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग ने जितना डिस्टेंस तय किया वो उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितना उस पर फोर्स लगाया। देखो ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो ज़्यादा दूर तक जाएगी, है ना, ज़्यादा खींचेंगे, और कम फोर्स लगाएंगे तो वो कम खींचेगी। तो इसलिए वो क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। फिर से एक बार मैं स्प्रिंग का ये पॉइंट समझा देती हूँ जिसकी हमने बात की, कि आपको कन्फ्यूजन फिर ना रहे। देखो अ स्प्रिंग, ठीक है, कनेक्टेड टू अ बॉक्स, इट्स ये क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, ये हम इसे बी मान लेंगे, है तो ये वही। अब हमने फोर्स लगाया और ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब ये जो दूरी है दैट इज x, है ना, और ये इससे वापस आने में जो टाइम है वो किसके इक्वल है, फोर्स के। फोर्स इज इक्वल टू क्या, दूरी, ठीक है। हिंदी में लिख देती हूँ कि बच्चों को कन्फ्यूजन ना रहे। ऊपर सिर्फ मैंने वही समझाया, बस वो सिर्फ बुकिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। या अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देयरफॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल विल बी, मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि हम बात करेंगे एनर्जी की, हमें कहीं ना कहीं वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी, एनर्जी, जीरो पॉइंट एनर्जी, इनकी ही बात ग्रुप थ्योरी में करनी है। तो हमें ये भी पता है कि पोटेंशियल एनर्जी को हम Vx इज इक्वल टू माइनस FDx लिख देंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो किसी को तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। देन हम इसे आफ्टर इंटीग्रेशन, ठीक है, Vx इज इक्वल टू, ठीक है, इंटीग्रेशन Fx dx लिख देंगे। ये सेम चीज़ आपको एज इट इज़ करनी है बच्चों। जहाँ पे समझाने की चीज़ें हैं वो चीज़ें मैं समझाऊंगी, बट जो चीज़ें एज इट इज़ है वो एज इट इज़ ही आपको करनी है, ठीक है। अब देखो हम इसे लिख देंगे हाफ, इसका जब ये इंटीग्रेशन रिमूव करेंगे तो इसे हम क्या करेंगे, हाफ Fx स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ गिव्स द फैमिलियर इक्वेशन टू सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। देखो न्यूटन के सेकंड लॉ ने, उन्होंने एक सिमिलर एक हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एक इक्वेशन दी थी विच इज एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ, ठीक है। अब न्यूटन का सेकंड लॉ कौन सा था, अब वो मुझे एक लाइन में खुद से कमेंट करके बता देना, वैसे तो मैं आगे डिस्कस करूंगी, ठीक है। ठीक है, कुछ बच्चों को नहीं भी पता होगा, शॉर्ट में शेयर कर देती हूँ। उनका कहना था कि जो आपका फोर्स है वो इज इक्वल टू होता है मास एक्सेलरेशन के। तो इन्होंने उसके एप्लीकेशन में ये कहीं ना कहीं हमारी हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए वर्क करती है, हार्मोनिक मोशन के लिए वर्क करती है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारी इक्वेशन बनेगी दैट इज फोर्स इज इक्वल टू द मास ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन को हम d²x अपॉन dt स्क्वायर लिख देंगे और ये हमारी नेगेटिव में वैल्यू आएगी। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारी वैल्यू आ गई है किसकी, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, जब हमने न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करा। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये इक्वेशन
2 आप मान लो, ठीक है। ये चीज़ें, जो चीज़ें एज इट इज़ है वो एज इट इज़ ही आपको करनी है, ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें एज इट इज़ नहीं है वो आप अलग तरीके से कर सकते हो। हैंस अब हम रिस्टोरिंग फोर्स लगाएंगे तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, या इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो F इज इक्वल टू ये है, ठीक है, F इज इक्वल टू ये है। इन दोनों को अगर हम अपोजिट लिखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, m डी स्क्वायर एक्स डी टी इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही तो बात की थी, है ना। स्टार्टिंग में क्या बताया था आपको, ये बताया था ना कि f इज इक्वल टू एफ एक्स। अब मैं एफ एक्स की बात करी तो एफ एक्स की ही करूँगी, k मान लेना, ठीक है, इसे फोर्स कांस्टेंट ही है। तो इसके इक्वल हम जो हमने न्यूटन के सेकंड लॉ के बाद निकाला उसे एक दूसरे के अपोजिटली यानी कि सामने रख देंगे, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई, इसे इक्वेशन 3 मान लो, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन इन स्टार्टिंग, ठीक है, मैंने उसे नंबरिंग नहीं दी, एंड इक्वेशन 3, ठीक है, नंबरिंग नहीं दी थी उसे। अब हमें जनरल इक्वेशन भी पता है, x इज इक्वल टू एक्स न्यू साइन 2 पाई v0 t, डेल्टा इसे v0 लिख बोलते हैं वैसे हम, ठीक है। अब इसमें x0 और डेल्टा क्या है, हमारे ऑर्बिटरी कांस्टेंट हैं, ये तो आपको पता ही है कि x0 और जो हमारे डेल्टा है दैट इज ऑर्बिटरी कांस्टेंट। तो ये तो हमारे कांस्टेंट है, तो हमें मेन वर्क करना है पाई और साइन थीटा पे, ओके। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो हमें सिर्फ इसके नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाना है। देखो x नॉट बीइंग द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटर एंड 2 पाई v नॉट इज अ कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ t। ये कोफिशिएंट हो गए हैं, ये और सॉरी ये ऑसिलेटर एम्पलीफाइड के कांस्टेंट हो गए हैं। तो एवरी टाइम t इंक्रीज बाय 1/v0, ठीक है, एंड v पाई v नॉट इंक्रीज बाय 2p। तो जब भी हम इस इक्वेशन को करेंगे तो हमारा जो t है, जो हमारा टेम्परेचर है, वो तो 1/v0 के इक्वल यानी कि इंक्रीज हो जाएगा, और ये 2 पाई के थ्रू इंक्रीज हो जाएगा। हैंस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, मेन चीज़ हमें यहाँ पे आना था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है v0 इज इक्वल टू 1/2 पाई f/m, ठीक है, ये नोट करना। देखो बच्चों, ये 1/1 जो थ्योरी है ना, ये जो इक्वेशन है ये आपको एज इट इज़ करनी है, इसमें कोई शॉर्ट नोट नहीं है कि मैं ये आपको ऐसे रटवा दूँ कि आप ऐसे कर लोगे तो ये हो जाएगा, नहीं, ये आपको 1/1 थोड़ा सा प्रैक्टिस करके करना है। ग्रुप थ्योरी थोड़ी सी टफ है, आपको टाइम देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आपने टाइम नहीं दिया और बहुत जल्दी ग्रुप थ्योरी हो जाएगी, वो थोड़ी सी टफ है, ठीक है। तो अब हमने देखो न्यूटन लॉ लगा लिया, हुक लॉ लगा लिया, अब हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे आ जाना है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है आपके ये, तो इसके लिए है द एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर दस चेंजेस फ्रॉम काइनेटिक टू पोटेंशियल एनर्जी। हम देखो कभी भी एनर्जी की बात करेंगे हमें पता है काइनेटिक होती है और पोटेंशियल होती है। इन हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो एनर्जी आपकी चेंज होगी वो काइनेटिक से पोटेंशियल पे चेंज होगी। अब वो किस टाइप से होगी, देखो द एनर्जी बीइंग काइनेटिक एज, अगर हम काइनेटिक एनर्जी में बात करेंगे तो x इज इक्वल टू 0 होगा, और अगर हम पोटेंशियल में बात करेंगे तो x इज इक्वल टू x0 होगा। ये फैक्ट है हमारा, ठीक है। इट कैन हैव एनी पॉजिटिव वैल्यूज एंड वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई डिपेंड ऑन अ फोर्स कांस्टेंट एंड मास ऑफ ऑसिलेशन ऑसिलेटर। तो हमें ये भी पता है कि ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव में होंगी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। x इज इक्वल टू आपका पॉजिटिव ही होगा, चाहे पॉजिटिव में 1 हो 0 हो, ठीक है, 2 हो 3 हो, नेगेटिव में कभी भी नहीं होगा। और अगर ये नेगेटिव में नहीं होगा तो आपको पता है तो इसका वर्क सीधा सीधा आपको सिंपली एम्पलीफाइड होते हुए मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट ये भी है कि जो वाइब्रेशनल एनर्जी है, देखो ये न्यूक्लियस है, इस पर हमने रेडिएशन रेडिएट कराई है, तो ये न्यूक्लियस पे डिपेंड करेंगी, है ना, इसके मास पे, इस पे कितना फोर्स लगा है उस पे। तो यही लिखा हुआ है कि वाइब्रेशनल एनर्जी न्यूक्लियाई पे डिपेंड करेगी, जो उसमें फोर्स और मास है, ठीक है, मास है, सॉरी, क्लियर। अब यहाँ पे आ जाता है पॉइंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में इस वैल्यूज को पुट करने का, ठीक है। वो कैसे करेंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर सच एज ए पार्टिकल ऑफ मास एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशनल एनर्जी x इज इक्वल टू अबव पॉइंट x इज इक्वल टू 0। देखो श्रोडिंगर जो वेव इक्वेशन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए है वो मास पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब हमें ये वैल्यू हमारी पता थी ना,
ई माइनस वी, वी की वैल्यू हमने 1/2 एफ एक्स स्क्वायर निकाली पीछे इक्वेशन में, ठीक है। अब जब हमने ये ऑलरेडी निकाल रखी है तो इसमें हम इसे पुट कर देंगे, ई माइनस वी की वैल्यू यहाँ पे हमने ये पुट कर दी फ्रॉम इक्वेशन नंबर आप देख लेना या सॉरी बच्चों, ठीक है। ये इक्वेशन 5 आ गई है हमारे पास। अभी हम इसे रीअरेंज करेंगे तो ये हमारी हार्मोनिक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। रीअरेंज के लिए हमें फोकस करना है नेक्स्ट पॉइंट पे। When the displacement is large, potential energy is maximum and kinetic energy is 0, ठीक है। हम यहाँ पे मान लेंगे कि काइनेटिक जो ये एनर्जी है 0 है, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम है, ठीक है। तो जो साई पाई शुड बिकम एट अ एंड्स ऑफ लार्ज डिस्टेंस। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ई एन इज इक्वल टू एन प्लस 1/2 एच न्यू आ जाएगा, ठीक है। जहाँ पे देखो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो क्वांटिटाइज एनर्जी है वो यही होती है, हमें कहीं ना कहीं एनर्जी पे ही तो आना था, तो हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर की सिंपल इक्वेशन निकाल दी। अभी हमें एनर्जी पे आना है, तो एच हमें पता है क्वांटम नंबर होती है, सॉरी एन हमारी क्वांटम नंबर होती है, नॉट एच। एन क्वांटम नंबर हो गई, एच आपको पता है प्लैंक कांस्टेंट है, वी आपको पता ही है कि यहाँ पे वी की वैल्यूज हैं। तो जो एन है आपका क्वांटम नंबर यहाँ पे ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 6 वी कैन अज्यूम ओनली डिस्क्रिएट वैल्यूज, है ना। अब हमें देखो इस इक्वेशन की अगर हम बात करेंगे, अगर n इज इक्वल टू 1 है तो ये आ गया, n इज इक्वल टू 0 है तो ये आ गया, n इज इक्वल टू 2 है तो ये आ गया। देखो कैसे आया, n इज इक्वल टू 2 मान लीजिए हमने यहाँ पे फिल करा, तो 2 + 1/2 एच न्यू, 2 2 ज़ा 4 एंड 5/2 एच न्यू। तो हमें एनर्जी मिल गई, अब है ना, एनर्जी मिल गई सीधे सीधे इसको सॉल्व करने के बाद, n की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करने के बाद, तो हमें मिल गई है इक्वेशन एनर्जी के लिए। तो पहले हार्मोनिक ऑसिलेटर को निकाल के आना है, फिर उसकी सिर्फ एनर्जी की हमें बात करनी है, और जब हम एनर्जी में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें एनर्जीज मिल जाएगी हर एक पॉइंट के लिए। सो द हार्मोनिक ऑसिलेटर इज इम्पॉर्टेंट सिंस द बिहेवियर ऑफ फिजिकल सिस्टम सच एज वाइब्रेशनल एंड इलास्टिक मीडियम, ठीक है। तो वाइब्रेशंस जो होते हैं इलास्टिक मीडियम में, उसके लिए हमें एनर्जी को सर्च आउट करना ज़रूरी है। एक क्विक रिवीजन में शेयर कर देती हूँ क्योंकि आपको जो प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। देखिए क्या हार्मोनिक ऑसिलेटर, पहले हार्मोनिक वाइब्रेशन की बात करेंगे। वाइब्रेशन क्या होता है, वाइब्रेशन को निकाल लिया तो हम हुक्स लॉ लगा के फोर्स निकाल लेंगे। मैं इसे थोड़ा सा कलर चेंज कर देती हूँ इस बार, या ठीक है, हुक्स लॉ निकाल लेंगे। हुक्स लॉ से हमें मिल गया है हमारा नेक्स्ट पॉइंट एफ, फोर्स मिल गया। अब हम फोर्स से वी एक्स भी निकाल लेंगे कि भाई ये भी इक्वल है। अब इन दोनों को इक्वलिटी में जब हम कर देंगे तो हमें नई इक्वेशन मिल जाएगी, ये दोनों को इक्वल करके एफ इज इक्वल टू एम डी एस, यानी कि फोर्स की फॉर्म में हमें इक्वेशन मिल गई। अब जब हमें फोर्स की फॉर्म में इक्वेशन मिल गई तो हमें बात करनी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के लिए। हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो हमें मिल जाएगी वी नॉट इज इक्वल टू 1/2πfm, ठीक है। ये मिल गया। इससे हम x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करना चाहें तो कर सकते हैं। एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल की फॉर्म में हमें एनर्जी मिलेगी। उसके बाद जो मेन पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में जो हमने v की वैल्यू निकाली है, देखो मैंने कहा था ना वैल्यू निकाली है, कुछ भी चीज़ बिना बात के नहीं आई। एक ये है, ठीक है, एक ये है, ठीक है। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर जो आपकी थी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, उसमें हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। वी की जगह ई माइनस वी होता है, तो इस वी की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे ही हमने ये वैल्यू पुट की, हमें हमारी नई इक्वेशन मिल जाएगी जो कि हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए है, ठीक है। अब इसे हम हार्मोनिक डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोल देंगे। पॉइंट हो गया क्लियर। अब हमें एनर्जी की फॉर्म मिल गई कि भाई एनर्जी क्या है, ई इज इक्वल टू n + 1/2 h न्यू, ठीक है। उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ही हमें ये मिली है। अब आप सोचोगे मैम अगर डायरेक्टली हमें इस पे आना था तो इतना सोचना क्यों? बच्चों आप डायरेक्टली नहीं जा सकते ना एनर्जी पे। मैंने शुरू में कहा था हमें बात सिर्फ एनर्जी की करनी है, बट पहले
हमें हार्मोनिक ऑसिलेटर की वाइब्रेशन की बात करनी है। वाइब्रेशन कितना होगा, ठीक है, उसके लिए हमें फोर्स कांस्टेंट की बात करनी है, फोर्स की बात करनी है। फोर्स के बाद हम वी की वैल्यू निकालेंगे, देन हम श्रोडिंजर के हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन पे आएंगे और उस वी की वैल्यू में उसमें पुट करने के बाद हमें मिलेगी एनर्जी का ये फॉर्मूला, En इज इक्वल टू n+1/2h न्यू। यहाँ पे ये इंटीग्रल वैल्यूज एन की हो सकती है, तो जैसे जैसे एन की वैल्यू मतलब चेंज होगी वैसे वैसे हमें एनर्जी की अलग अलग फॉर्म मिल जाएगी। और सिर्फ ये ही आपकी ये इक्वेशन बोल रही थी कि कैसे हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो वैल्यूज़ है वो पुट होती है, तो एनर्जी कैसे कैसे चेंज होती है ये आपके मेन पॉइंट है। और यहाँ पे आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड हो जाता है, ठीक है। आई नो कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बच्चों के माइंड में बिल्कुल रहेगा, बट जब आप 1 से 2 बार खुद से देखोगे, जैसे मैंने ये 2 बार क्विक रिवीजन करा दिया, आप एक बार और इस इक्वेशन को देख लेना और थोड़ा सा राइट डाउन कर लेना। नोट्स मेरे मिल जाएंगे बट रफली भी लिख लोगे ना आप, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे है, ठीक है। तो और अगर बच्चों आपको कोई भी क्लासेस चाहिए तो उसके लिए आप मेरा चैनल देख सकते हो, प्लेलिस्ट देख सकते हो, आपको हर एक क्लास मिल जाएगी। तो अभी क्लास को करते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।